today we are going to discuss about factors affecting buoyant force. तो buoyant force को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो वो दोनों फैक्टर आज आप डिस्कस करने जा रहे हो। देखो, इसका जो फर्स्ट फैक्टर है वो है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड। ठीक है, जो बाइंड फोर्स जनरेट होता है या बाइंड फोर्स जो लगता है, उस बाइंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट आपने इमर्ज किया उसके वॉल्यूम पे। जैसे आप एक एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल से हम आपको इस चीज को समझाएं। सब लोग, ये वेसल हमने लिया और इसमें लिक्विड है, ठीक है, फ्लूइड है, इसमें आपने लिक्विड ले रखा है। ठीक है, अभी आप देखो, और यहाँ पर दूसरा आपने एक देखो, बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल से इसको आप समझ पाओगे। जरा ध्यान से आप सारी बातें सुनिएगा। आप देखिए, यहाँ पर आपने लिक्विड लिया और दोनों लिक्विड क्या है, सेम है। दैट मीन्स लिक्विड दोनों क्या है, सेम है। दैट मीन्स दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम है। डेंसिटी टर्म पिछली बार हमने आपको डिफाइन किया था, अभी फिर एक बार समझ लो डेंसिटी होता क्या है, क्योंकि डेंसिटी टर्म आपको आगे यहाँ समझना है। डेंसिटी दैट मीन्स ये हो गया कि वो फ्लूइड जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज्ड होते हैं या जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, वो होते हैं ज्यादा डेंस होते हैं। ठीक, आप ऐसे समझो कि जैसे आप वाटर ले लो और हनी ले लो। वाटर को अगर आप गिराओगे तो वो तुरंत नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स वो गिर जाएगा, आसानी से फॉल होगा। बट आप हनी को देखो तो वो धीरे धीरे करके आता है। वाई? बिकॉज वो ज्यादा डेंस है, डेंसिटी उसकी क्या है, ज्यादा है। तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं देन द जो जिसकी डेंसिटी कम है। मतलब वहां पे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास होते हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। तो इन कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है जिसमें फ्लो कम होता है। लिक्विड की बात करें तो जिस लिक्विड में फ्लो स्लो होगा, कम हो रहा है देन द अदर, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेंसिटी हर एक लिक्विड की अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएं। अब हमने ये कहा दोनों में सेम डेंसिटी का लिक्विड है, चलो हमने कह दिया वाटर है, वाटर की डेंसिटी तो सेम होगी, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर आपने एक बॉल लिया, देखो ये बॉल ले लिया, ये है बॉल, और इसका रेडियस हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस लिया 1 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो? आपने कहा कि इस बॉल का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। साइज में छोटा होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा, 1 सेंटीमीटर रेडियस का। यहाँ पर एक दूसरा बॉल हमने लिया और इसका जो रेडियस हमने बोल दिया 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमने बोला कितना है, इट इज 5 सेंटीमीटर। तो इसकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। बॉल है ना, पूरा आपका सॉलिड शेप होगा, ठीक है, सेम मटेरियल का दोनों बॉल है। अब देखो, इसकी साइज हमने क्या की, छोटी ली और इसकी साइज हमने बड़ी ली। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा? अब देखोगे कि ये जो छोटी साइज, दैट मीन्स स्मॉलर रेडियस वाला जो बॉल है वो कम वाटर डिस्प्लेस कर पाएगा, वाटर कम डिस्प्लेस कर पाएगा। दैट्स व्हाई, बिकॉज इट हैज द लेसर वॉल्यूम देन दिस बॉल। ये जो स्मॉलर रेडियस का बॉल है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम कम है। किससे कम है, इस बड़े वाले बॉल से कम है। तो जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस करेगा। भैया आप लिक्विड में जब किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हो तो देखते हो ना, वाटर लेवल चेंज होता है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज कर रहे हो तो वाटर लेवल देखते हो ऊपर उठता है ना थोड़ा सा। क्यों उठता है? क्योंकि यहाँ पर जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था उतना वाटर डिस्प्लेस हुआ तो कहाँ जाएगा, उस लेवल पे थोड़ा ऊपर उठेगा। ऐसे इसमें भी होगा। तो हम ये देख पाते हैं कि ये दोनों अलग अलग वॉल्यूम के बॉल्स को जब इमर्ज किया गया लिक्विड में, तो इस पे लगने वाला जो बाइंड फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज ऑफ कि ये जो लार्जर डायमीटर या कह लो लार्जर रेडियस का जो बॉल है वो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा। भाई ये कम वाटर डिस्प्लेस कर पाएगा, साइज में छोटा है। ये ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर पाएगा क्योंकि ये साइज में ज्यादा है, साइज बड़ी है इसकी, तो वाटर भी ज्यादा डिस्प्लेस होगा इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उस लिक्विड का जितना उस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करता है। और ये सबसे मेन फैक्टर है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ। जितना ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही ज्यादा बाइंड फोर्स जनरेट होता है। ये बात समझ लीजिए, ये पहला फैक्टर है।
इसीलिए बोला गया है कि जो फैक्टर अफेक्टिंग बाइंड फोर्स किस पे अफेक्ट डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड। तो किस वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट इमर्ज कर रहे हैं, कम वॉल्यूम है उसका तो जो लगने वाला बाइंड फोर्स भी कम होगा। ज्यादा वॉल्यूम का अगर ऑब्जेक्ट आप लेते हो, वॉल्यूम ज्यादा है तो उस पर लगने वाला बाइंड फोर्स भी ज्यादा होगा। क्यों होगा वो हमने आपको भी समझा दिया। यहाँ पर डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम कम होगा, कितना होगा भाई, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस करेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी हो गई, वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड वाटर ज्यादा होगा और उसी डिस्प्लेस्ड वाटर से आपको बाइंड फोर्स मिलता है। अभी हम लोग ये आज इस प्रिंसिपल में जस्ट समझने वाले हैं कि बाइंड फोर्स आता कहाँ से, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये रीजन है कि साइज या कह लो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे बाइंड फोर्स डिपेंड करता है। फर्स्ट केस हो गया। चलिए सेकेंड केस है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड में आप इमर्ज कर रहे हो उसकी डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि डेंसिटी क्या है उस लिक्विड की। अब चलिए डेंसिटी के केस को भी समझे, इसको रफ करते हैं और आपको हम समझाते हैं डेंसिटी पे किस तरीके से डिपेंड करता है। चलो अब इसको हम लोग रफ करके फिर से आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं कि दो अलग अलग डेंसिटी के हम लिक्विड को लेने जा रहे हैं। चलो अभी देखो, एक आपने वेसल लिया, इसमें आपने ले लिया हनी। चलो हमने एग्जांपल के तौर पे हनी और वाटर दो चीजें ले रखी हैं। हनी, तो हनी इज मोर डेंसर देन द लिक्विड वाटर। हनी क्या है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी हनी से बहुत कम हो जाता है। और दूसरे आपने वेसल में क्या ले लिया, दूसरे वेसल में आपने ले लिया वाटर। यहाँ पर आपने लिया वाटर, ये क्या है, वाटर है। ठीक है, तो डेंसर कौन है, कौन डेंसर है, हनी ज्यादा डेंसिटी है इसकी, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज्ड होते हैं, आप उसको गिराओगे तो इजीली वो फ्लो नहीं करता है, टाइम लेता है। तो दैट मीन्स कि हनी इज मोर डेंसर देन द वाटर। यस करेक्ट। तो अब ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हम लोग अब एक ही साइज, अब हम लोग दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड को ले रहे हैं, तो हम बॉल की साइज को सेम रखेंगे और देखेंगे किस पे ज्यादा बाइंड फोर्स लग सकता है। तो इस बार हम लोग सेम साइज के बॉल को लेते हैं, सेम साइज दैट मीन्स चलो 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सेम साइज का बॉल, इसमें इसका जो रेडियस है वो ले लिया गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बॉल का रेडियस लिया गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर। दूसरी तरफ चलते हैं, इस लिक्विड में भी जो कि वाटर है, इसमें भी आपने 1 सेंटीमीटर रेडियस क्या लिया, 1 सेंटीमीटर। तो आप बात समझ पा रहे हो ना, हम रेडियस को लेके क्यों समझा रहे हैं आपको, इसलिए समझा रहे हैं कि आप ये समझ जाओ कि दोनों बॉल की साइज सेम है। साइज क्या है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, इस बात को समझाने के लिए हमने रेडियस लिख दिया 1 सेंटीमीटर, ताकि आप समझो कि दोनों सेम बॉल हैं। आपने इमर्ज किया तो आप देखोगे कि ये है हनी जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ये वाटर जिसकी डेंसिटी काफी कम है हनी से। क्या होगा, जो मोर डेंसिटी का लिक्विड है, वो ज्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा किस पे, वो ज्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा इस पे, जो बॉल पे, जो आपका बॉल इमर्ज हो रहा है उसमें लगने वाला जो बाइंड फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा देन द लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो लो डेंसिटी का लिक्विड है उसमें जो बाइंड फोर्स लगेगा वो लेस हो जाएगा, और जो हनी में दैट मीन जो मोर डेंसिटी वाला जो लिक्विड है उसमें लगने वाला जो बाइंड फोर्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो बाइंड फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड, क्या वॉल्यूम है जो इमर्ज कर रहे हैं उसका, और दूसरा जो बताया जाता है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है कि डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी पे भी आप और भी चीजें समझने वाले हो कि कोई बॉल इमर्ज होगा कि नहीं होगा। अभी डेंसिटी का डिटेल बहुत आगे है कि कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में इमर्ज होता है तो हम डेंसिटी के बेस पे भी उसको बता सकते हैं कि वो इमर्ज होगा कि नहीं होगा। जैसे इसको थोड़ा हम यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दें क्योंकि टॉपिक शुरू हुआ है अभी। तो अभी आप देखो डेंसिटी के बेस पे आप क्या होता है कि जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है देन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको आप इमर्ज कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट से जो लिक्विड है जिसमें इमर्ज किया जा रहा है, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो बॉल क्या करेगा, या कह लो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, वो तैरेगा। समझ रहे हो, वो ऊपर निकला हुआ तैरेगा, मतलब पार्शियली फ्लोट करेगा।
चलिए अभी डिटेल आगे पढ़ेंगे। दूसरा है कि जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉल दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉल जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में वो इमर्ज करके फ्लोट करेगा, मतलब अंदर डूब जाएगा, पानी में डूबा रहेगा पूरा लिक्विड में और तैरता रहेगा डूबा हुआ। दो केस हो सकते हैं ना कि वाटर लेवल से ये ऐसे बाहर निकला हुआ है इतना और ये फ्लोट कर रहा है, तो ये तब होता है जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा हो। अब जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो गया तो ये ऐसे डूबा हुआ रहेगा, ये देखो वाटर लेवल है, ये ऐसे डूबा रहेगा और फ्लोट करेगा। ठीक है, दो केस हो गया। कहीं ऐसा हुआ कि जो ऑब्जेक्ट आप इमर्ज कर रहे हो उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो गई, जो ऑब्जेक्ट हम इमर्ज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से अगर ज्यादा हो गई तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, ये सारे डिटेल अभी आगे और पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक में अगर आप देखो, सेकेंड टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर बाइंड फोर्स आपको समझना है या कह लो बाइंड फोर्स आपको कैलकुलेट करना है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्किमिडीज ने ही ये बताया कि बाइंड फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए। भाई हम बात तो कर रहे हैं ना, फोर्स लग रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी कुछ, भाई फोर्स लग रहा है तो उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, कितना होगा। ठीक है, इस बात को समझाया किसने, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने सिंपल लैंग्वेज में क्यों लिखना बता दिया कि बाइंड फोर्स, ध्यान से देखिए क्या है, बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर जो इमर्ज किया जा रहा है लिक्विड में उस पे जो लगने वाला बाइंड फोर्स है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। भाई जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज कर रहे हो तो वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा। अगर हमको उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट मिल जाए तो हम लोग मालूम कर सकते हैं कि बाइंड फोर्स कितना होगा। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। चलो एक एग्जांपल से हम आपको इसको समझाते हैं, ऐसे लिखे हुए स्टेटमेंट से आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम आपको एग्जांपल लेकर समझाते हैं। चलो ठीक है, अब देखो जैसे हमने लिया ये वेसल, ठीक है ना, इस वेसल में हमने ये लिक्विड फिल कर लिया। चलिए अब लिक्विड यहाँ पर फिल कर लें, और आपने अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ा है तो आप तुरंत कैलकुलेट करके बता भी दोगे, वॉल्यूम भी आप बता दोगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या किया कि एक क्यूब को हमने इमर्ज किया, क्यूब ले लिया 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, या चलो 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर का क्यूब ले लिया। क्यूब समझ रहे ना, क्यूब शेप आपने पढ़ रखा है, क्यूब क्यूबाइड वाला क्यूब ले लिया। ठीक है, हर बार स्फीयर क्यों लें, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्यूब ले लिया हमने, क्यूब इसका जो साइड है वो क्या है, 1 मीटर का है, 1 मीटर का इसका साइड है, जरा ध्यान से समझिएगा, 1 मीटर साइड का एक क्यूब ले लिया। तो जरा आप लोग बताएंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा। क्यूब है 1 मीटर साइड का एक क्यूब लिया, 1 मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारे लिए तो एक ऑब्जेक्ट है जो क्यूब है जिसको हमने इमर्ज किया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा 1 मीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक, तो एक बात बहुत क्लियरली आप समझ पा रहे होगे कि अगर जो आपने क्यूब इमर्ज किया उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, वाटर 1000, कैसे 1000, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस होगा। हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं, लीटर में हमको भी नहीं करना है, लीटर में नहीं जाना है हमको, हम लोग केवल अभी जो यूनिट है वो मीटर क्यूब ही रहेगा, क्योंकि हम लोग को जो यूनिट जो फोर्स कैलकुलेट करना वो न्यूटन में आएगा, तो उसको मीटर में रहने दो, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पर आपने ये मालूम किया कि जो ऑब्जेक्ट आप इमर्ज कर रहे हो उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो जो डिस्प्लेस होगा वाटर, जो ऑब्जेक्ट के इमर्ज होने से वहां से जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो भी 1 मीटर क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर भी हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। ऐसे ही न्यूमेरिकल अभी आपको आगे करने को मिलेंगे, हम आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। आपने वॉल्यूम पता कर लिया, आर्किमिडीज ने क्या बोला
कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, मतलब जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसका वेट चाहिए हमको, वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो हम लोग को एक रिलेशन पता है जिससे हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये होता है, मास निकालेंगे, मास से वेट निकल जाएगा, ये होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आपको पता होगा। आप देख सकते हो कि हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का, तो यहां से मास कैलकुलेट कर लिया जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। अब ध्यान से समझिए, ये डेंसिटी ऑफ वाटर या जो भी लिक्विड होगा, जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी आपको बताई जाएगी। तो डेंसिटी आपको पता चल मालूम रहेगा, दैट मीन डेंसिटी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। तो डेंसिटी आपको पता है, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया। डेंसिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा, मास, मतलब जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका क्या मिल गया, मास मिल गया। तो हमको मिल गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। इसको चलो हम लोगों ने ले लिया स्मॉल एम केजी। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका मास कैलकुलेट हो गया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया है, या सपोज कर लो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें डेंसिटी से प्रोडक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर लेंगे। किसका मास, जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट को इमर्ज करने से जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका मास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और मास कैलकुलेट करने के बाद आप वेट को निकाल सकते हो। वेट कैसे निकाला जाएगा, आपको पता है W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो जो भी मास आपने कैलकुलेट किया है, जो भी मास आपने कैलकुलेट किया उस डिस्प्लेस्ड वाटर का, उसमें G से, G दैट मीन्स 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको यहाँ पर आ जाए मिल जाएगा, जो वैल्यू मिलेगा वही होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ये किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आ गया ना। आर्किमिडीज ने क्या बोला, आर्किमिडीज ने बताया कि जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट निकाल लो। वही तो किया ना, वेट निकाल लिया इस तरीके से। तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट आया वो सेम वही बाइंड फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो आज आपने ये क्लियर कर लिया कि बाइंड फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, और क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।